70 BPSC मुख्य परीक्षा सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 लेक्चर 2 सेक्शन 2 पहला प्रश्न एक निम्नलिखित प्रश्नों के लघु उत्तर लिखिए। 1. अनुच्छेद 32 भारत के संविधान का हृदय और आत्मा है। व्याख्या कीजिए। उत्तर 150 से 200 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान में निहित मूल अधिकारों की रक्षा का एक महत्वपूर्ण प्रावधान है। यह नागरिकों को यह अधिकार देता है कि यदि उनके मूल अधिकारों का हनन होता है तो वे सीधे सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा था क्योंकि यह नागरिकों को उनके अधिकारों की रक्षा के लिए एक सशक्त माध्यम प्रदान करता है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है, जैसे हबियस कॉर्पस, मैंडमस, क्वो वारंटो, प्रोहिबिशन और सर्टियोरारी। ये रिटेन न्यायिक व्यवस्था को उत्तरदायी और नागरिकों को सुरक्षित बनाती हैं। अनुच्छेद 32 यह सुनिश्चित करता है कि संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार केवल सैद्धांतिक न रह जाए बल्कि व्यावहारिक रूप से लागू हों। यह नागरिकों और न्यायपालिका के बीच सेतु का कार्य करता है, जिससे संविधान की सर्वोच्चता और लोकतंत्र की नींव मजबूत होती है। इस प्रकार अनुच्छेद 32 भारतीय लोकतंत्र की आत्मा के रूप में कार्य करता है और नागरिक स्वतंत्रता का रक्षक है। अगला प्रश्न 1. बी. राजनीति का अपराधीकरण और अपराधियों का राजनीतिकरण। बिहार राज्य के संदर्भ में इस कथन का विश्लेषण कीजिए। उत्तर 150 से 200 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। बिहार राज्य में राजनीति का अपराधीकरण एक गंभीर और जटिल समस्या बन चुकी है। इस प्रक्रिया में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं और सत्ता में आकर कानून व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। वहीं अपराधियों का राजनीतिकरण तब होता है जब राजनीतिक दल वोट बैंक के लालच में अपराधियों को संरक्षण देते हैं या उन्हें पार्टी में शामिल करते हैं। बिहार में 1990 के दशक से यह प्रवृत्ति तेज हुई जब बाहुबलियों ने राजनीतिक दलों के समर्थन से चुनाव जीतना शुरू किया। कई मामलों में जेल में बंद अपराधियों ने भी चुनाव लड़ा और जीता। इससे न केवल लोकतांत्रिक मूल्यों का ह्रास हुआ बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था भी भ्रष्ट हुई। राजनीति और अपराध के इस गठजोड़ ने कानून के राज को कमजोर किया और आम जनता का भरोसा प्रणाली से डगमगाया। हालांकि हाल के वर्षों में कुछ सुधार देखने को मिले हैं, लेकिन राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी अभी भी एक बड़ी बाधा है। अतः बिहार में राजनीति के अपराधीकरण को रोकना लोकतंत्र की मजबूती और जनहित के लिए अत्यंत आवश्यक है। अगला प्रश्न 1. सी. भारत में वर्तमान में जाति एक सामाजिक घटना नहीं रह गई है, बल्कि यह एक राजनीतिक घटना है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? विश्लेषण करें और अपने उत्तर के समर्थन में कारण बताएं। उत्तर 150 से 200 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। हाँ, इस कथन से काफी हद तक सहमत हुआ जा सकता है। भारत में जाति प्रथा पारंपरिक रूप से सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा रही है, लेकिन स्वतंत्रता के बाद विशेष रूप से लोकतांत्रिक राजनीति के उदय के साथ यह एक राजनीतिक उपकरण बन गई है। राजनीतिक दल अब जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवारों का चयन करते हैं और नीतियां बनाते हैं। वोट बैंक की राजनीति में जातियों का ध्रुवीकरण आम हो गया है। बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में चुनाव जातिगत आधार पर लड़े और जीते जाते हैं। मंडल आयोग की सिफारिशों के लागू होने के बाद ओबीसी राजनीति को नया आयाम मिला। जाति अब न केवल पहचान की वस्तु है, बल्कि सत्ता प्राप्ति का माध्यम बन गई है। राजनीतिक आरक्षण, जाति जनगणना की मांग और जातीय समूहों के आंदोलन इस बात को दर्शाते हैं कि जाति अब एक सक्रिय राजनीतिक मुद्दा बन चुकी है। इस प्रकार जाति की राजनीति ने सामाजिक समरसता को प्रभावित किया है और यह लोकतंत्र के लिए एक जटिल चुनौती बन गई है। अगला प्रश्न 1. डी. कॉलेजियम क्या है? यह आलोचना के केंद्र में क्यों है?
अपने विचार व्यक्त कीजिए। उत्तर 150 से 200 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। कॉलेजियम भारत की न्यायपालिका की वह प्रणाली है जिसके तहत उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति और तबादले किए जाते हैं। इसमें मुख्य न्यायाधीश, सीजेआई और 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। यह प्रणाली संविधान में नहीं, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय के 3 फैसलों, 3 जज केस के माध्यम से विकसित हुई है। कॉलेजियम प्रणाली की मुख्य आलोचना इसकी पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी को लेकर होती है। इसमें यह स्पष्ट नहीं होता कि किसी न्यायाधीश को किस आधार पर चुना या अस्वीकार किया गया। नियुक्तियों में पक्षपात, भाईभतीजावाद और गुटबंदी के आरोप भी लगते रहे हैं। इसके अतिरिक्त विधायिका और कार्यपालिका का इसमें कोई प्रभाव न होना भी विवाद का कारण रहा है। कई बार न्यायपालिका और सरकार के बीच टकराव देखने को मिला है, विशेषकर जब सरकार कॉलेजियम की सिफारिशों को मंजूरी नहीं देती। हालांकि कॉलेजियम प्रणाली न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखने में सहायक रही है, लेकिन इसकी प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुधार की आवश्यकता है ताकि यह जनविश्वास और लोकतंत्र दोनों को मजबूत कर सके। अगला प्रश्न 1 भारत के संविधान में 73वें और 74वें संशोधन के आलोक में बिहार में जमीनी स्तर पर महिलाओं को सशक्त बनाने में स्थानीय स्वशासन की भूमिका पर चर्चा करें। उत्तर 150 से 200 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। भारत के संविधान में 73वें और 74वें संशोधन 1992 के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इन संशोधनों के तहत महिलाओं को स्थानीय स्वशासन में 33% आरक्षण, बिहार में यह बढ़ाकर 50% कर दिया गया, जिससे वे निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में भागीदार बनी। बिहार में यह एक क्रांतिकारी कदम सिद्ध हुआ। बड़ी संख्या में महिलाएं मुखिया, पंचायत समिति सदस्य और नगर निकायों की अध्यक्ष बनी। इससे न केवल उनकी राजनीतिक भागीदारी बढ़ी, बल्कि सामाजिक सोच में भी परिवर्तन आया। इन निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों ने शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, बाल विवाह और दहेज प्रथा जैसे मुद्दों पर सक्रियता से कार्य किया। उन्होंने महिला समूहों, स्वयं सहायता समूहों, एसएचजीज और स्वरोजगार को बढ़ावा दिया, जिससे आर्थिक आत्मनिर्भरता भी बढ़ी। हालांकि सामाजिक बाधाएं और पुरुष प्रधान सोच अब भी चुनौतियां हैं, फिर भी स्थानीय स्वशासन ने महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में बिहार में एक मजबूत नींव रखी है। यह लोकतंत्र के सशक्तिकरण की दिशा में एक सकारात्मक पहल है। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 2 भारत में एक पार्टी के प्रभुत्व से लेकर गठबंधन सरकारों के युग तक राजनीतिक दलों के विकास का पता लगाएं। क्या गठबंधन की राजनीति ने भारत में प्रधानमंत्री के अधिकार को कमजोर किया है? कारण बताएं। उत्तर 400 से 500 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत की राजनीति में एक लंबी अवधि तक कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व रहा। 1952 से लेकर 1967 तक कांग्रेस ने केंद्र और अधिकांश राज्यों में एक छत्र शासन किया। यह दौर एक पार्टी के प्रभुत्व का युग कहा जाता है, जिसमें नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जैसे नेता प्रधानमंत्री पद पर सशक्त रूप से कायम रहे। लेकिन 1967 के बाद से राजनीतिक परिदृश्य में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। कई राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें बनीं। 1977 में आपातकाल के विरोध में जनता पार्टी की सरकार बनी, जिसने पहली बार कांग्रेस के प्रभुत्व को चुनौती दी। 1989 के बाद भारत में गठबंधन राजनीति का युग प्रारंभ हुआ। कोई भी एकल पार्टी स्पष्ट बहुमत नहीं प्राप्त कर सकी, जिससे केंद्र में गठबंधन सरकारें बनने लगीं। 1990 के दशक में संयुक्त मोर्चा और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) जैसी संरचनाओं का उदय हुआ। गठबंधन राजनीति और प्रधानमंत्री की शक्ति पर प्रभाव। गठबंधन सरकारों में प्रधानमंत्री को विभिन्न दलों के हितों, विचारधाराओं और नेताओं को संतुलित करना पड़ता है। इससे उनकी स्वतंत्र निर्णय निर्माण की क्षमता पर अंकुश लगता है। कुछ उदाहरण।
HD देवेगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल जैसे प्रधानमंत्री अल्प समय में ही पद छोड़ने को विवश हुए। अटल बिहारी वाजपेयी को भी 13 महीने की सरकार के बाद इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि गठबंधन सहयोगियों का समर्थन टूट गया। इससे यह प्रतीत होता है कि गठबंधन राजनीति ने प्रधानमंत्री की शक्ति को सीमित किया, क्योंकि उन्हें हर निर्णय में सहयोगियों की सहमति लेनी पड़ती थी। नीतिगत स्थिरता और नेतृत्व की दृढ़ता में कमी आई। हालांकि गठबंधन की राजनीति ने लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व को व्यापक बनाया, जिससे क्षेत्रीय दलों और छोटे समुदायों को भी केंद्र में भागीदारी मिली। यह भारतीय संघवाद को मजबूत करने में सहायक रहा। 2014 के बाद परिदृश्य में परिवर्तन। 2014 में भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने पूर्ण बहुमत प्राप्त कर फिर से एक पार्टी की मजबूत स्थिति स्थापित की। नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र की कार्यपालिका अधिक सशक्त और निर्णयक्षम दिखी। निष्कर्षतः भारत में राजनीतिक दलों का विकास एक पार्टी के प्रभुत्व से गठबंधन सरकारों और पुनः मजबूत नेतृत्व की ओर एक चक्रीय यात्रा रही है। गठबंधन सरकारों ने प्रधानमंत्री की शक्ति को सीमित अवश्य किया, लेकिन उन्होंने भारत की विविधता को भी प्रतिनिधित्व दिया। अब यह भविष्य पर निर्भर करता है कि राजनीतिक स्थिरता और लोकतांत्रिक समावेशिता में किस प्रकार संतुलन स्थापित किया जाए। अगला प्रश्न 2B जब केंद्र में सरकार बदलती है तो राज्यपाल भी बदल जाते हैं। इस कथन के संदर्भ में केंद्र और राज्यों के बीच एक कड़ी के रूप में भारत में राज्यपाल की भूमिका की जांच करें। क्या वह किसी भी तरह से अपने विवेक के अनुसार कार्य कर सकते हैं? उत्तर 400 से 500 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। भारत में राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 153 से 162 के अंतर्गत एक राज्य के प्रमुख नॉमिनल हेड होते हैं। उन्हें राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और वे सामान्यतः केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। राज्यपाल की भूमिका केंद्र और राज्य के बीच एक संवैधानिक कड़ी की है। वे यह सुनिश्चित करते हैं कि राज्य सरकार संविधान के अनुरूप कार्य करे। उनके कर्तव्यों में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, विधानसभा को भंग करना, अध्यादेश जारी करना और राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा करना शामिल है। लेकिन व्यावहारिक रूप में राज्यपाल का पद विवादों में रहा है। जब केंद्र में सरकार बदलती है तो राज्यपाल भी बदल जाते हैं। यह कथन भारतीय राजनीति की एक कड़वी सच्चाई को दर्शाता है। राज्यपाल की नियुक्ति में राजनीतिक पक्षपात स्पष्ट रूप से देखा गया है। अक्सर केंद्र में नई सरकार आने पर पहले से नियुक्त राज्यपालों को हटाया जाता है और अपने विचारधारा वाले व्यक्तियों को इस पद पर नियुक्त किया जाता है। इससे राज्यपाल की राजनीतिक निष्पक्षता और संवैधानिक गरिमा पर प्रश्न उठते हैं। यह केंद्र राज्य संबंधों में तनाव और असंतुलन पैदा कर सकता है। उदाहरण के तौर पर कई गैर भाजपा शासित राज्यों में राज्यपालों की कार्यप्रणाली पर लगातार सवाल उठाए गए हैं, जैसे विधायकों को सरकार बनाने के लिए बुलाने की प्रक्रिया, विधानसभा सत्र बुलाने या टालने में हस्तक्षेप, कानूनों को मंजूरी देने में विलंब। क्या राज्यपाल अपने विवेक से कार्य कर सकते हैं? राज्यपाल सामान्यतः राज्य की मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करते हैं, लेकिन कुछ विशेष स्थितियों में उन्हें विवेकाधिकार डिस्क्रेशनरी पावर्स प्राप्त है, जैसे 1. सरकार बनाने के लिए किस दल गठबंधन को आमंत्रित करना जब स्पष्ट बहुमत न हो। 2. राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना, अनुच्छेद 356। 3. मंत्रिपरिषद को भंग करने की सिफारिश करना जब सरकार बहुमत खो दे। 4. आरक्षित विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेजना। हालांकि इन विवेकाधिकारों के प्रयोग में संवैधानिक मर्यादा और न्यायिक समीक्षा लागू होती है। सुप्रीम कोर्ट ने एस.आर. बोमई केस 1994 में स्पष्ट किया कि राज्यपाल का विवेक निरंकुश नहीं है और उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। निष्कर्ष: राज्यपाल का पद मूलतः एक संवैधानिक, गैर राजनीतिक और निष्पक्ष भूमिका के लिए बनाया गया था, लेकिन आज यह राजनीतिक खींचतान का केंद्र बन चुका है। बार बार बदलते राज्यपाल, उनकी विवादास्पद कार्यशैली और केंद्र के प्रति झुकाव ने इस पद की विश्वसनीयता को प्रभावित किया है।
राज्यपाल की भूमिका को अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी और संवैधानिक मर्यादाओं के भीतर बनाए रखना आवश्यक है, ताकि यह केंद्र और राज्यों के बीच एक सशक्त और निष्पक्ष कड़ी बना रह सके। अगला प्रश्न 3 संप्रेषण का माध्यम होने के अतिरिक्त भाषा अस्मिता के प्रतीक के रूप में प्रभावी रही है। इस कथन के आलोक में भारत में भाषाई अस्मिता के राजनीतिक प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। उत्तर 400 से 500 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। भाषा केवल संवाद और संप्रेषण का माध्यम नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति और समुदाय की सांस्कृतिक पहचान, आत्मसम्मान और अस्मिता का भी प्रतीक होती है। भारत जैसे बहुभाषी देश में भाषाई अस्मिता का सामाजिक, सांस्कृतिक ही नहीं, बल्कि राजनीतिक प्रभाव भी अत्यधिक गहरा रहा है। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात भाषा के आधार पर राज्य निर्माण की मांगों ने राजनीतिक विमर्श को प्रभावित किया। यद्यपि संविधान में राज्यों के पुनर्गठन का आधार प्रशासनिक सुविधा बताया गया था, लेकिन 1956 का राज्य पुनर्गठन अधिनियम भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का प्रमाण है। भाषाई अस्मिता के प्रमुख राजनीतिक प्रभाव। 1 राज्य निर्माण आंदोलन। आंध्र प्रदेश 1953 की स्थापना तेलुगु भाषी जनता की मांग पर हुई थी, जो भाषाई अस्मिता के संघर्ष का पहला उदाहरण था। इसके बाद महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड आदि राज्यों का गठन हुआ। इन आंदोलनों में भाषा केवल संवाद नहीं, बल्कि सांस्कृतिक अधिकार और पहचान का मुद्दा बन गई। 2 राजनीतिक दलों का उदय और विस्तार। भाषाई अस्मिता के आधार पर कई क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ, जैसे डीएमके और एआईएडीएमके, तमिलनाडु, तमिल अस्मिता को आधार बनाकर। शिवसेना, महाराष्ट्र, मराठी मानुष की अस्मिता के लिए। असगाम गण परिषद और एजीपी, असम, असमिया भाषा और संस्कृति की रक्षा के लिए। 3 हिंदी विरोध और भाषा आंदोलन। दक्षिण भारत, विशेषतः तमिलनाडु में हिंदी को थोपे जाने के विरोध में जोरदार आंदोलन हुए। 1965 का हिंदी विरोधी आंदोलन भाषाई अस्मिता के राजनीतिक प्रभाव का ज्वलंत उदाहरण है। 4 शैक्षिक और प्रशासनिक नीतियां। कई राज्यों ने स्थानीय भाषा को शिक्षा और सरकारी कार्य का माध्यम बनाया, जिससे भाषाई गर्व और पहचान को बल मिला। भाषाई अस्मिता ने पाठ्यक्रम, परीक्षा और नियुक्तियों की नीतियों को भी प्रभावित किया है। 5 संविधान में भाषा का स्थान। संविधान की 8वीं अनुसूची में आज 22 भाषाएं सम्मिलित हैं, जिनमें से कई को राजनीतिक आंदोलनों और जनदबाव के माध्यम से मान्यता प्राप्त हुई। निष्कर्ष। भारत में भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं, बल्कि सांस्कृतिक गौरव, क्षेत्रीय अस्मिता और राजनीतिक सशक्तिकरण का औजार बन चुकी है। यह अस्मिता जहां लोकतांत्रिक विविधता को पुष्ट करती है, वहीं अत्यधिक भाषाई संकीर्णता राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए चुनौती भी बन सकती है। इसलिए आवश्यक है कि भारत एकता में अनेकता के सिद्धांत को अपनाते हुए भाषाई विविधता का सम्मान करे और उसे लोकतंत्र की मजबूती का माध्यम बनाए। अगला प्रश्न 3 बी अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू और कश्मीर में राजनीतिक और संवैधानिक परिवर्तनों पर एक निबंध लिखिए। उत्तर 400 से 500 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान का एक विशेष प्रावधान था, जो जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करता था। इसके तहत राज्य को एक अलग संविधान, अलग झंडा और कानून बनाने की विशेष स्वायत्तता प्राप्त थी। केंद्र सरकार केवल रक्षा, विदेश नीति और संचार जैसे विषयों पर हस्तक्षेप कर सकती थी। 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया और इसके साथ ही जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति समाप्त कर दी गई। यह निर्णय भारतीय राजनीति और संविधान के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसके दूरगामी राजनीतिक और संवैधानिक प्रभाव हुए, जो निम्नलिखित हैं। 1 राज्य का पुनर्गठन। अनुच्छेद 370 के हटने के साथ ही जम्मू और कश्मीर राज्य को 2 केंद्रशासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया। जम्मू और कश्मीर विधानसभा सहित, लद्दाख बिना विधानसभा के।
यह भारत के किसी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में बदले जाने का एक ऐतिहासिक और असाधारण उदाहरण था। 2. भारतीय संविधान और कानूनों की पूर्ण रूप से लागूता। अनुच्छेद 370 हटने के बाद भारतीय संविधान की सभी धाराएं और केंद्रीय कानून जम्मू और कश्मीर में पूर्णतः लागू हो गए। इससे पहले कई कानून जैसे आरटीआई, अनुसूचित जाति जनजाति, अत्याचार निवारण अधिनियम, कैग की निगरानी आदि वहां लागू नहीं होते थे। 3. राजनीतिक दलों और नेताओं पर प्रभाव। इस निर्णय के बाद कई मुख्यधारा के राजनीतिक नेताओं को नजरबंद या हिरासत में रखा गया, जिनमें फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती जैसे नेता शामिल थे। इससे राजनीतिक गतिविधियां कुछ समय के लिए ठप हो गईं। हालांकि धीरे धीरे राजनीतिक प्रक्रिया को पुनः सक्रिय किया गया और पंचायत चुनाव तथा डीडीसी, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, चुनाव संपन्न कराए गए। 4. नागरिकता और संपत्ति के अधिकार में बदलाव। पहले केवल राज्य के स्थायी निवासी ही जमीन खरीद सकते थे और सरकारी नौकरियों के पात्र होते थे। अनुच्छेद 370 हटने के बाद अब कोई भी भारतीय नागरिक जम्मू और कश्मीर में संपत्ति खरीद सकता है और अन्य अधिकारों का उपभोग कर सकता है। इससे क्षेत्र में आर्थिक निवेश की संभावनाएं भी बढ़ी हैं। 5. सुरक्षा और आतंकवाद पर प्रभाव। सरकार का दावा है कि अनुच्छेद 370 के हटने के बाद आतंकवाद और पत्थरबाजी की घटनाओं में कमी आई है। हालांकि सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौती अभी भी बनी हुई है। निष्कर्ष। अनुच्छेद 370 का निरस्तीकरण एक ऐतिहासिक, साहसिक और विवादास्पद कदम था। इससे जम्मू और कश्मीर के संवैधानिक, राजनीतिक और सामाजिक ढांचे में मूलभूत परिवर्तन हुए हैं। जहां एक ओर यह भारत की एकात्मकता और समानता के सिद्धांत को मजबूत करता है, वहीं दूसरी ओर इसकी स्थानीय जनता की आकांक्षाओं और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की पुनर्बहाली भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। भविष्य में इसकी सफलता इस पर निर्भर करेगी कि यह क्षेत्र शांति, विकास और लोकतंत्र की राह पर कितना आगे बढ़ता है। अगला प्रश्न। सेक्शन 2। 4. निम्नलिखित प्रश्नों के लघु उत्तर लिखिए। भारत में शीतकालीन वर्षा की जलवायु परिस्थितियों और तंत्र को उनके स्थानिक विस्तार के साथ समझाएं। उत्तर 150 से 200 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। भारत में शीतकालीन वर्षा मुख्यतः दिसंबर से फरवरी के मध्य होती है और इसका मुख्य कारण पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, होते हैं। ये विक्षोभ भूमध्य सागर क्षेत्र से उठते हैं और पश्चिमी हवा के प्रवाह के साथ भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में प्रवेश करते हैं। ये प्रणाली जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हिमपात और वर्षा लाती है, जबकि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में हल्की वर्षा होती है। इसे ही शीतकालीन वर्षा कहा जाता है। दक्षिण भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण मुख्यतः उत्तर पूर्वी मानसून, अक्टूबर-दिसंबर, होता है। विशेषकर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी में यह वर्षा जीवन और कृषि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। स्थानिक विस्तार। उत्तर भारत, पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से शीतकालीन वर्षा और बर्फबारी। दक्षिण पूर्वी तटीय क्षेत्र, उत्तर पूर्वी मानसून द्वारा वर्षा। महत्व। रबी फसलों, विशेषकर गेहूं और सरसों, के लिए यह वर्षा अत्यंत उपयोगी होती है। हिमालय में बर्फबारी से नदियों को जल प्राप्त होता है। इस प्रकार भारत में शीतकालीन वर्षा भिन्न भिन्न तंत्रों और क्षेत्रों में विविध प्रभाव डालती है। अगला प्रश्न। 4. बी. भारतीय तट के साथ मैंग्रोव वन आवरण के पर्यावरणीय और आर्थिक लाभों पर उदाहरणों के साथ चर्चा करें। उत्तर 150 से 200 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। भारतीय तटों पर फैले मैंग्रोव वन जैव विविधता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और वे पर्यावरण तथा अर्थव्यवस्था दोनों के लिए लाभकारी हैं। पर्यावरणीय लाभ। तटीय सुरक्षा। मैंग्रोव जंगल तूफानों, ज्वारभाटाओं और समुद्री तूफानों से तटीय इलाकों की रक्षा करते हैं। 2004 के सुनामी में केरल, तमिलनाडु और अंडमान निकोबार में मैंग्रोव ने जानमाल की सुरक्षा की। कार्बन अवशोषण। ये वन कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने में मदद करते हैं
जैव विविधता, मैंग्रोव तटीय जीव जंतुओं का आश्रय स्थल है, जैसे मछलियां, कछुए, पक्षी आदि। आर्थिक लाभ। मछली पालन और मत्स्य पालन। मैंग्रोव वन मछलियों और कीड़ाओं के प्रजनन स्थल होते हैं, जो मत्स्य उद्योग को समर्थन देते हैं। लकड़ी और औषधीय पौधे। स्थानीय लोगों के लिए लकड़ी, ईंधन और औषधीय संसाधनों का स्रोत हैं। पर्यटन। प्राकृतिक सौंदर्य और जैव विविधता के कारण पर्यावरण पर्यटन को बढ़ावा देते हैं। भारत के लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, गुजरात और पश्चिम बंगाल तट पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, जो पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक स्थिरता दोनों में योगदान देते हैं। अगला प्रश्न 4 सी। भारत में प्रमुख प्रकार के मिलेट्स की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियां क्या हैं? उदाहरणों के साथ समझाएं। उत्तर 150 से 200 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। भारत में प्रमुख मिलेट्स की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियां। मिलेट्स छोटे अनाज होते हैं जो कम जल और अनुकूल जलवायु में उगते हैं। भारत में प्रमुख मिलेट्स हैं बाजरा, ज्वार, रागी, मदुवा और कंगनी। इनके लिए विशेष भौगोलिक परिस्थितियां आवश्यक होती हैं। 1 बाजरा। जलवायु गर्म और शुष्क, कम वर्षा वाला क्षेत्र, 300 से 500 मिमी वार्षिक वर्षा। मिट्टी हल्की और अच्छी जल निकासी वाली। क्षेत्र राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब के शुष्क इलाके। 2 ज्वार। जलवायु उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय, वर्षा 400 से 600 मिमी। मिट्टी बलुई, दोमट या लाल मिट्टी। क्षेत्र महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। 3 रागी, मदुवा। जलवायु ठंडी और पहाड़ी इलाकों में उपयुक्त, वर्षा 750 से 1000 मिमी। मिट्टी अच्छी जल निकासी वाली दोमट। क्षेत्र कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, हिमालयी क्षेत्र। 4 कंगनी। जलवायु गर्म, शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्र। मिट्टी बलुई और दोमट। क्षेत्र राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात। मिलेट्स की खेती कम संसाधनों में भी होती है, इसलिए ये सूखे और कम उर्वरक वाले क्षेत्रों के लिए उपयुक्त हैं। ये पोषण से भरपूर और पारंपरिक भारतीय कृषि का अभिन्न हिस्सा है। अगला प्रश्न 4 डी। मखान, फॉक्स सीड्स और लोटस सीड्स की फसल की खेती के लिए उपयुक्त पारिस्थितिक स्थितियों की व्याख्या करें। इसके उत्पादन और विपणन को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं? उत्तर 150 से 200 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। मखाना, फॉक्स नट्स या लोटस सीड्स की खेती के लिए विशेष पारिस्थितिकीय परिस्थितियां आवश्यक हैं। यह जलवायु के प्रति संवेदनशील है और इसके लिए उपयुक्त तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच, आर्द्रता 40% से 95% और वार्षिक वर्षा 1200 मिमी से 2700 मिमी तक होनी चाहिए। यह पौधा स्थिर जल निकायों में 0.3 से 2.2 मीटर गहरे पानी में उगता है, जहां इसकी जड़ें कीचड़ में गहरी होती हैं। सरकार मखाना उत्पादन और विपणन को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रही है। बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना की गई है, जिसका उद्देश्य उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन में सुधार करना है। उत्तर प्रदेश सरकार भी मखाना खेती को बढ़ावा दे रही है, जहां किसानों को प्रति हेक्टेयर 40,000 रुपये तक की सब्सिडी प्रदान की जा रही है। इसके अतिरिक्त बिहार कृषि विश्वविद्यालय ने ऑर्गेनिक मखाना कल्टीवेशन प्रोग्राम शुरू किया है, जिसमें वैज्ञानिक और जैविक खेती पद्धतियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इन पहलों से मखाना की खेती को बढ़ावा मिल रहा है और किसानों की आय में वृद्धि हो रही है। अगला प्रश्न 4 ई। भारत के 4 सबसे बड़े महानगरीय शहर क्षेत्रों में और उनके आसपास ऑटोमोबाइल उद्योगों की वृद्धि और विकास पर चर्चा करें। उत्तर 150 से 200 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। भारत के 4 सबसे बड़े महानगरीय शहर क्षेत्र मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और पुणे
ऑटोमोबाइल उद्योग के प्रमुख केंद्र बन चुके हैं। मुंबई और इसके आसपास के क्षेत्र में, खासकर पुणे में, कई बड़े ऑटोमोटिव कंपनियों जैसे टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा और फोर्ड के प्लांट्स स्थित हैं। पुणे ने ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग और ऑटो पार्ट्स के लिए एक बड़ा हब बनकर उभरकर सामने आया है। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भी वाहन निर्माण, खासकर 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों के लिए कई प्रतिष्ठित कंपनियां मौजूद हैं। यहां की लोकेशन और मार्केट कनेक्टिविटी ने इसे उद्योग के लिए आकर्षक बनाया है। चेन्नई को भारत की डॉक्टर ऑफ ऑटोमोबाइल कहा जाता है क्योंकि यहां ही कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों जैसे हुंडई, फोर्ड और रेनॉल्ट के बड़े उत्पादन संयंत्र हैं। चेन्नई के पोर्ट की सुविधा ने भी ऑटो एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया है। इन महानगरों में ऑटोमोबाइल उद्योग की वृद्धि का कारण उपयुक्त इंफ्रास्ट्रक्चर, कुशल श्रमिक, अच्छी आपूर्ति श्रृंखला और सरकार की उद्योग को प्रोत्साहित करने वाली नीतियां हैं। इससे न केवल रोजगार के अवसर बढ़े हैं, बल्कि भारत की ऑटो एक्सपोर्ट क्षमता भी बढ़ी है। अगला प्रश्न 5. प्रायद्वीपीय भारत चट्टान और खनिज संसाधनों में अधिक समृद्ध है। उनके भूवैज्ञानिक संरचनाओं और संबंधित उत्खनन और खनन गतिविधियों के संबंध में कथन पर चर्चा करें। उत्तर 400 से 500 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। प्रायद्वीपीय भारत चट्टान और खनिज संसाधनों में अधिक समृद्ध है। यह कथन भारतीय भूगर्भीय संरचनाओं और उनके संसाधनों के दृष्टिकोण से बिल्कुल सटीक है। प्रायद्वीपीय भारत का भूगर्भीय इतिहास लाखों वर्षों पुराना है, जिसमें विभिन्न प्रकार की प्राचीन चट्टानें और खनिज भंडार पाए जाते हैं। इस क्षेत्र की संरचना, भूवैज्ञानिक घटनाओं और खनन गतिविधियों को समझना जरूरी है ताकि इस कथन की व्याख्या हो सके। प्रायद्वीपीय भारत की भूवैज्ञानिक संरचनाएं। प्रायद्वीपीय भारत मुख्यतः भारतीय प्लेट के दक्षिण और मध्य भाग में विस्तारित है, जो मुख्य रूप से प्राचीन क्रिस्टलीय और मेटामॉर्फिक चट्टानों से बना है। इसमें मुख्यतः निम्नलिखित भूवैज्ञानिक संरचनाएं शामिल हैं। 1. भारतीय शिलालिपि, इंडियन शील्ड। यह क्षेत्र प्रायद्वीपीय भारत का सबसे बड़ा भूवैज्ञानिक क्षेत्र है, जो पृथ्वी की प्राचीनतम चट्टानों जैसे ग्रेनाइट, बेसाल्ट और मैग्मेटिक चट्टानों से बना है। यह क्षेत्र ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र आदि राज्यों में फैला हुआ है। 2. गुना और धारवाड़ शिलालिपि। ये प्राचीन भूवैज्ञानिक संरचनाएं हैं जो बहुत पुरानी अर्कियन और प्रोटेरोजोइक युग की चट्टानों से बनी हैं और इनमें लौह, टिन और टंगस्टन जैसे खनिज पाए जाते हैं। 3. सागरीय बेसाल्ट क्षेत्र, जैसे महाराष्ट्र का डेक्कन ट्रैप्स, जो लावा के विशाल प्रवाहों से बना है और बेसाल्ट चट्टानें प्रदान करता है। प्रायद्वीपीय भारत के खनिज संसाधन। प्रायद्वीपीय भारत की प्राचीन चट्टानों में कई महत्वपूर्ण खनिज भंडार पाए जाते हैं, जो भारत को खनिज संसाधनों में समृद्ध बनाते हैं। इनमें प्रमुख हैं लौह अयस्क, आयरन ओरे। छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा और कर्नाटक में भरपूर मात्रा में लौह अयस्क के भंडार हैं। खासकर भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क क्षेत्र बेलागुड़ी, कर्नाटक और भारत की ओरिसा, ओडिशा में है। कोयला, कोल मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के प्रायद्वीपीय क्षेत्र में बड़ी मात्रा में कोयला भंडार मौजूद हैं। यह ऊर्जा उत्पादन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बॉक्साइट, मैग्नीज, तांबा, सीसा और जस्ता कर्नाटक, झारखंड और मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। सोना, गोल्ड कर्नाटक और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में सोने के खनिज मिलते हैं। उत्खनन और खनन गतिविधियां। प्रायद्वीपीय भारत में खनन गतिविधियां व्यापक और व्यवस्थित हैं, क्योंकि यहां खनिज संसाधनों की प्रचुरता है। छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर लौह अयस्क, कोयला, बॉक्साइट और अन्य खनिजों का खनन होता है। औद्योगिक विकास। इन खनिजों के कारण इन राज्यों में स्टील, एल्यूमीनियम, ऊर्जा उत्पादन और अन्य भारी उद्योगों का विकास हुआ है। प्रौद्योगिकी और पर्यावरण संरक्षण। आजकल खनन में आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है, जिससे उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण का भी ध्यान रखा जा रहा है। आर्थिक प्रभाव।
खनिज संसाधनों के उत्खनन से स्थानीय और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है और रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। निष्कर्ष। प्रायद्वीपीय भारत की प्राचीन और विविध भूवैज्ञानिक संरचनाएं इसे खनिज संसाधनों में समृद्ध बनाती हैं। यहाँ पाए जाने वाले लौह अयस्क, कोयला, बॉक्साइट, तांबा आदि खनिज न केवल भारत के औद्योगिक विकास में सहायक हैं, बल्कि आर्थिक प्रगति का भी आधार हैं। इस क्षेत्र की चट्टानों की प्राचीनता और स्थिरता ने खनिज भंडार के संरक्षण में मदद की है, जिससे भारत का खनिज संसाधन खजाना यथावत है। इसलिए प्रायद्वीपीय भारत चट्टन और खनिज संसाधनों में अधिक समृद्ध है। कथन पूरी तरह उचित और वैज्ञानिक दृष्टि से सही है। अगला प्रश्न 5 बी। भारत की जलोढ़ और पुरोढ़ मृदा के बीच अंतर स्पष्ट करें तथा उदाहरणों के साथ उनकी निर्माण प्रक्रिया, विशेषताओं और वितरण पैटर्न की व्याख्या करें। उत्तर 400 से 500 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। जलोढ़, खादर और पुरोढ़, बांगर मृदा के बीच अंतर। जलोढ़ और पुरोढ़ मृदा दोनों ही भारत में पाई जाने वाली एल्यूवियल मृदा के प्रकार हैं। ये मृदाएं नदियों द्वारा लाई गई गाद और तलछट से बनती हैं, लेकिन इनकी आयु, निर्माण प्रक्रिया, विशेषताएं और वितरण पैटर्न में महत्वपूर्ण अंतर हैं। जलोढ़, खादर मृदा। निर्माण प्रक्रिया। जलोढ़ मृदा, जिसे खादर भी कहा जाता है, नदियों के बाढ़ के मैदानों में हर साल आने वाली बाढ़ से बनती है। जब नदी में बाढ़ आती है तो वह अपने साथ नई गाद, सिल्ट और मिट्टी लाती है और उसे किनारों पर जमा कर देती है। यह प्रक्रिया हर वर्ष दोहराई जाती है, जिससे मिट्टी की एक नई परत बनती रहती है। इस कारण यह मृदा हमेशा ताज़ी और उपजाऊ रहती है। विशेषताएं। ओ आयु, यह अपेक्षाकृत नई और युवा मृदा है। ओ रंग, इसका रंग हल्का होता है। ओ संरचना, यह बहुत महीन और चिकनी होती है, जिसमें रेत की मात्रा कम होती है। ओ उपजाऊपन, यह अत्यधिक उपजाऊ होती है क्योंकि इसमें पोटाश, फास्फोरस और चूने जैसे खनिज भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। ओ जल धारण क्षमता, इसकी जल धारण क्षमता बहुत अधिक होती है। वितरण पैटर्न, यह मृदा नदियों के निकटवर्ती क्षेत्रों और बाढ़ के मैदानों में पाई जाती है। उदाहरण के लिए गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के निचले मैदानों में यह बहुतायत से मिलती है। उदाहरण। ओ क्षेत्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम के नदी तटवर्ती क्षेत्र। ओ फसलें, चावल, गेहूं, गन्ना, जूट और दलहन जैसी फसलें यहाँ बहुत अच्छी होती हैं। पुरोढ़, बांगर मृदा। निर्माण प्रक्रिया। पुरोढ़ मृदा, जिसे बांगर भी कहा जाता है, नदियों के पुराने बाढ़ के मैदानों या उच्च क्षेत्रों में पाई जाती है, जहां अब बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता। यह जलोढ़ मृदा की तुलना में बहुत पुरानी है, जो सदियों पहले नदियों द्वारा जमा की गई थी। समय के साथ इस मिट्टी में कैल्शियम कार्बोनेट, कंकड़ के पिंड विकसित हो गए हैं। विशेषताएं। ओ आयु, यह अपेक्षाकृत पुरानी और परिपक्व मृदा है। ओ रंग, इसका रंग गहरा होता है। ओ संरचना, यह थोड़ी मोटी और दानेदार होती है, जिसमें कंकड़ और कैल्शियम कार्बोनेट के पिंड पाए जाते हैं। ओ उपजाऊपन, यह जलोढ़ मृदा जितनी उपजाऊ नहीं होती है, क्योंकि इसकी ऊपरी परत में उपजाऊ तत्व कम होते हैं। हालांकि उचित सिंचाई और उर्वरकों के उपयोग से यह अच्छी फसल दे सकती है। ओ जल धारण क्षमता, इसकी जल धारण क्षमता कम होती है। वितरण पैटर्न, यह मृदा नदियों से दूर, ऊंचे मैदानों और पुराने नदी तटों पर पाई जाती है, जहां अब बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता। उदाहरण। ओ क्षेत्र, गंगा के ऊपरी मैदानों के ऊंचे भाग, जैसे पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से। ओ फसलें, गेहूं, चना, बाजरा और अन्य सूखा प्रतिरोधी फसलें यहां उगाई जाती हैं। निष्कर्ष। संक्षेप में, जलोढ़ और पुरोढ़ मृदा दोनों ही जलोढ़ मिट्टी के प्रकार हैं, लेकिन उनके बीच का मुख्य अंतर उनकी आयु और स्थान है। जलोढ़, खादर मृदा नई, अत्यधिक उपजाऊ और नदियों के बाढ़ के मैदानों में पाई जाती है, जबकि पुरोढ़, बांगर मृदा पुरानी, कम उपजाऊ और ऊंचे, पुराने मैदानों में मिलती है।
ये अंतर उनके कृषि उपयोग और फसल पैटर्न को भी प्रभावित करते हैं, जिससे भारत की कृषि विविधता में योगदान होता है। अगला प्रश्न 6. बिहार से जनसंख्या के पलायन के कारणों और परिणामों तथा जनसंख्या को स्थिर करने के लिए राज्य द्वारा उठाए गए उपायों पर चर्चा करें। उत्तर 400 से 500 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। बिहार से जनसंख्या के पलायन, माइग्रेशन, की समस्या लंबे समय से चली आ रही है और इसके कारण व परिणाम दोनों ही व्यापक हैं। इस पलायन को रोकने और जनसंख्या को स्थिर करने के लिए राज्य सरकार ने कई उपाय भी किए हैं। आइए इस विषय पर विस्तार से चर्चा करते हैं। बिहार से पलायन के कारण। 1. आर्थिक कारण। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, जहां अधिकांश लोग खेती पर निर्भर हैं। परंतु सीमित भूमि, पारंपरिक कृषि पद्धतियां और कम निवेश के कारण किसानों की आय असंतोषजनक रहती है। इसके अलावा राज्य में औद्योगिक विकास कम होने के कारण रोजगार के अवसर सीमित हैं। युवा वर्ग बेहतर रोजगार की तलाश में अन्य राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली और गुजरात की ओर पलायन करता है। 2. शैक्षिक एवं कौशल विकास की कमी। राज्य में शैक्षिक संस्थान कम गुणवत्ता वाले हैं और व्यावसायिक प्रशिक्षण की भी कमी है। इससे युवाओं के पास आधुनिक उद्योगों और सेवा क्षेत्रों के लिए जरूरी कौशल नहीं होता, जिससे उन्हें बेहतर नौकरी के लिए बाहर जाना पड़ता है। 3. अपर्याप्त आधारभूत संरचना। बिहार में सड़क, बिजली, स्वास्थ्य सेवाएं और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी भी पलायन के मुख्य कारण है। जीवन स्तर बेहतर करने के लिए लोग दूसरे राज्यों का रुख करते हैं। 4. सामाजिक और राजनीतिक अस्थिरता। अतीत में बिहार में अपराध और भ्रष्टाचार की समस्याएं रही हैं, जिससे सामाजिक माहौल अस्थिर रहा। इससे भी लोग सुरक्षित और बेहतर जीवन की तलाश में पलायन करते हैं। पलायन के परिणाम। 1. राज्य में विकास की कमी। जैसे जैसे युवाओं का पलायन होता है, राज्य में कार्यबल की कमी होती है, जिससे उद्योगों और सेवा क्षेत्र का विकास प्रभावित होता है। 2. पारिवारिक विघटन। पलायन के कारण परिवार टूटते हैं, सामाजिक संरचना कमजोर होती है और कई बार श्रमिकों के बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। 3. शहरी इलाकों पर दबाव। जहां पलायन होता है, वहां के शहरी इलाकों पर अत्यधिक दबाव पड़ता है, जिससे आवास, यातायात और स्वास्थ्य सेवाओं पर भार बढ़ता है। 4. राजस्व में कमी। राज्य की आर्थिक विकास दर कम होती है, क्योंकि राज्य में निवेश और कर संग्रहण कम होता है। जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए राज्य द्वारा उठाए गए उपाय। 1. औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन। बिहार सरकार ने विशेष आर्थिक क्षेत्रों, सेस और औद्योगिक पार्क स्थापित किए हैं, ताकि स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़े और पलायन रुके। 2. कौशल विकास और शिक्षा। राज्य ने कई कौशल विकास केंद्र खोले हैं और शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए प्रयास किए हैं। सरकार ने तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा दिया है, जिससे युवाओं को स्थानीय रोजगार मिल सके। 3. बुनियादी ढांचे का विकास। सड़क, बिजली, स्वास्थ्य और जलापूर्ति जैसी सुविधाओं में सुधार के लिए भारी निवेश किया जा रहा है, ताकि जीवन स्तर बेहतर हो और लोग अपने राज्य में रहना पसंद करें। 4. स्वरोजगार योजनाएं। स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए बिहार सरकार ने विभिन्न योजनाएं चलाई हैं, जैसे कि उद्यमिता विकास, स्वयं सहायता समूह और स्वरोजगार ऋण योजनाएं। 5. सामाजिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था। राज्य में कानून व्यवस्था सुधारने के लिए पुलिस सुधार और सामाजिक विकास योजनाएं लागू की गई हैं, जिससे सामाजिक माहौल सुरक्षित और स्थिर हो। निष्कर्ष। बिहार से जनसंख्या के पलायन के कारण मुख्यतः आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक हैं। इससे राज्य के विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। लेकिन सरकार द्वारा औद्योगिक, शैक्षिक और बुनियादी ढांचा सुधार के उपायों से इस पलायन को रोकने की कोशिश की जा रही है। यदि ये प्रयास निरंतर और प्रभावी रूप से जारी रहें, तो बिहार की जनसंख्या स्थिर होगी और राज्य का समग्र विकास संभव होगा। अगला प्रश्न 6. भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन के पारिस्थितिक और आर्थिक लाभों की जांच उपयुक्त उदाहरणों के साथ करें।
उत्तर 400 से 500 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन के पारिस्थितिक और आर्थिक लाभ अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि यह न केवल ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने में सहायक है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास के लिए भी सहायक सिद्ध हो रहा है। आइए, सौर ऊर्जा के इन लाभों की विस्तार से जांच करें। पारिस्थितिक लाभ। 1. स्वच्छ ऊर्जा स्रोत। सौर ऊर्जा प्रदूषण मुक्त ऊर्जा का स्रोत है। भारत में पारंपरिक ऊर्जा स्रोत जैसे कोयला और पेट्रोलियम आधारित ऊर्जा उत्पादन से भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य प्रदूषक निकलते हैं, जो वायु प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देते हैं। सौर ऊर्जा उत्पादन में कोई वायु प्रदूषण नहीं होता, जिससे वायु गुणवत्ता में सुधार होता है। 2. कार्बन उत्सर्जन में कमी। भारत विश्व के सबसे बड़े कार्बन उत्सर्जक देशों में से एक है। सौर ऊर्जा के व्यापक उपयोग से कार्बन उत्सर्जन में भारी कमी संभव है। उदाहरण के तौर पर, राजस्थान में थर मरुस्थल में स्थापित विशाल सौर ऊर्जा पार्क पर्यावरण को साफ सुथरा रखने में मदद कर रहे हैं। 3. जल संरक्षण। परंपरागत ऊर्जा उत्पादन में बहुत अधिक जल की आवश्यकता होती है, जबकि सौर ऊर्जा उत्पादन में जल की खपत नगण्य होती है। इससे भारत जैसे जल संकटग्रस्त देश में जल संरक्षण होता है। 4. प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। सौर ऊर्जा नवीकरणीय है और इसका स्रोत सूर्य है, जो अनंत है। इसके विपरीत जीवाश्म ईंधन सीमित और खपतशील संसाधन हैं। सौर ऊर्जा के उपयोग से जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम होती है, जिससे प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा होती है। आर्थिक लाभ। 1. ऊर्जा लागत में कमी। सौर ऊर्जा की उत्पादन लागत पिछले कुछ वर्षों में लगातार घटती जा रही है। भारत में कई राज्यों ने सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए प्रतिस्पर्धी निविदाएं निकाली हैं, जिनसे बिजली उत्पादन की लागत कोयला आधारित ऊर्जा से भी कम हो गई है। उदाहरण के तौर पर, गुजरात और राजस्थान ने बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा उत्पादन केंद्र स्थापित किए हैं, जहां सस्ती बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। 2. रोजगार सृजन। सौर ऊर्जा क्षेत्र में निवेश बढ़ने से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। सोलर पैनल निर्माण, इंस्टॉलेशन, संचालन और रखरखाव में करोड़ों लोगों को रोजगार मिला है। सरकार की सूरजमल योजना जैसे कार्यक्रमों ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं। 3. ऊर्जा सुरक्षा। भारत की बढ़ती ऊर्जा मांग को पूरा करने के लिए सौर ऊर्जा एक स्थायी विकल्प प्रदान करती है। इससे विदेशी ऊर्जा संसाधनों पर निर्भरता कम होती है, जिससे आर्थिक और रणनीतिक लाभ होता है। 4. ग्रामीण विकास। सौर ऊर्जा ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में बिजली पहुंचाने का सस्ता और प्रभावी माध्यम है। इससे गांवों में शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्योगों को बढ़ावा मिलता है। उदाहरण के लिए, हिमाचल प्रदेश के कई दूरस्थ गांवों में सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली पहुंचाई गई है, जिससे ग्रामीण जीवन में सुधार हुआ है। निष्कर्ष। भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन न केवल पर्यावरण की रक्षा करता है, बल्कि आर्थिक विकास को भी गति देता है। इसके पारिस्थितिक लाभ जैसे प्रदूषण में कमी, जल संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा, साथ ही आर्थिक लाभ जैसे ऊर्जा लागत में कमी, रोजगार सृजन और ऊर्जा सुरक्षा, इसे देश के लिए एक महत्वपूर्ण ऊर्जा विकल्प बनाते हैं। सरकार की विभिन्न नीतियां और योजनाएं जैसे राष्ट्रीय सौर मिशन इस क्षेत्र के विकास में सहायक हैं। इसी कारण भारत ने विश्व के अग्रणी सौर ऊर्जा उत्पादक देशों में अपनी जगह बनाई है। अगला प्रश्न। 7 निम्नलिखित प्रश्नों के लघु उत्तर लिखिए। अ. व्याख्या कीजिए कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी किस प्रकार कृषि उत्पादकता और खाद्य संरक्षण में मदद कर रहे हैं। उत्तर 150 से 200 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाकर उत्पादकता और खाद्य सुरक्षा दोनों को सशक्त बनाया है। सबसे पहले, विज्ञान ने उन्नत बीज विकसित किए हैं, जो अधिक पैदावार देने वाले, कीट और रोग प्रतिरोधी होते हैं। उदाहरण के लिए, हरित क्रांति के दौरान धान और गेहूं की उच्च उपज वाली किस्मों ने भारत की खाद्य आपूर्ति को सुनिश्चित किया।
प्रौद्योगिकी ने कृषि के पारंपरिक तरीकों को आधुनिक बनाया है। सिंचाई के लिए ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर सिस्टम ने पानी की बचत की है और फसलों की सिंचाई बेहतर हुई है। ट्रैक्टर, हार्वेस्टर जैसी मशीनों ने खेती में मेहनत और समय दोनों कम किए। इसके अलावा सूचना तकनीक के माध्यम से किसान मोबाइल ऐप और कृषि वेबसाइट्स से मौसम, बाजार दर और फसल की देखभाल की जानकारी प्राप्त कर बेहतर निर्णय ले पा रहे हैं। इस प्रकार विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने कृषि उत्पादकता बढ़ाई है, किसानों की आय सुधारी है और देश में खाद्य सुरक्षा को मजबूत किया है। अगला प्रश्न 7 बी, साइबर क्राइम क्या है? साइबर क्राइम के विभिन्न प्रकार लिखिए तथा बताइए कि कैसे प्रौद्योगिकी ऐसे अपराधों को कम करने में मदद कर रही है। उत्तर 150 से 200 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। साइबर क्राइम वह अपराध है जो इंटरनेट या कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से किया जाता है। इसमें व्यक्तिगत, आर्थिक या संवेदनशील जानकारियों को चुराना, डेटा को नुकसान पहुंचाना, धोखाधड़ी करना आदि शामिल हैं। साइबर क्राइम के प्रकार: 1. हैकिंग, बिना अनुमति के कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क में घुसपैठ करना। 2. फिशिंग, ईमेल या वेबसाइट के जरिए लोगों से जानकारी चोरी करना। 3. मैलवेयर और वायरस हमला, कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने वाले प्रोग्राम फैलाना। 4. आइडेंटिटी थेफ्ट, किसी की पहचान चुराकर धोखाधड़ी करना। 5. साइबर धमकी और उत्पीड़न, ऑनलाइन बदमाशी या धमकाना। 6. ऑनलाइन फ्रॉड, नकली वेबसाइट या फर्जी ऑनलाइन लेन देन। प्रौद्योगिकी कैसे मदद कर रही है? आधुनिक तकनीक जैसे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, फायरवॉल, एन्क्रिप्शन और बहुस्तरीय प्रमाणीकरण, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, साइबर अपराधों को रोकने में मदद करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और मशीन लर्निंग आधारित सुरक्षा सिस्टम संदिग्ध गतिविधियों को जल्दी पहचानकर बचाव करते हैं। इसके अलावा साइबर सुरक्षा जागरूकता और प्रशिक्षण भी अपराधों को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार प्रौद्योगिकी साइबर अपराधों से सुरक्षा प्रदान करने और उन्हें कम करने में अहम भूमिका निभा रही है। अगला प्रश्न 7 सी, हमें कैंसर जैसी बीमारियों के इलाज से लेकर ट्रेन, हवाई टिकट बुक करने तक जीवन के हर क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता है। इस कथन का औचित्य सिद्ध कीजिए। उत्तर 150 से 200 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। हमें कैंसर जैसी बीमारियों के इलाज से लेकर ट्रेन, हवाई टिकट बुक करने तक जीवन के हर क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता है। यह कथन अत्यंत सही और प्रासंगिक है। पहले, चिकित्सा क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने कैंसर जैसी जटिल बीमारियों के इलाज में क्रांतिकारी बदलाव किए हैं। आधुनिक तकनीकों जैसे रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और रोबोटिक सर्जरी ने इलाज को अधिक प्रभावी और सुरक्षित बनाया है। साथ ही बायोटेक्नोलॉजी और जीनोमिक्स के विकास से बीमारी की पहचान और रोकथाम में मदद मिल रही है। दूसरी ओर, रोजमर्रा के जीवन में तकनीकी सुविधाएं जैसे ट्रेन और हवाई टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग समय और ऊर्जा की बचत करती हैं। इंटरनेट, मोबाइल ऐप और डिजिटल पेमेंट जैसी तकनीकों ने यात्रा को सुविधाजनक और सुगम बनाया है। इसके अलावा कृषि, शिक्षा, संचार, उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग हो रहा है, जो जीवन को बेहतर और आसान बनाता है। इस प्रकार विज्ञान और प्रौद्योगिकी जीवन के हर क्षेत्र में आवश्यक है, क्योंकि ये हमारी समस्याओं का समाधान करते हैं और विकास की राह आसान बनाते हैं। अगला प्रश्न 7 डी, वर्णन करें कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की तकनीक फोरेंसिक विज्ञान के क्षेत्र में कैसे मदद करती है। उत्तर 150 से 200 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग फोरेंसिक विज्ञान में अपराध की जांच और साक्ष्य जुटाने का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। यह तकनीक व्यक्ति के डीएनए में मौजूद विशिष्ट आनुवंशिक पैटर्न को पहचानकर उसकी पहचान करने में मदद करती है। जब किसी अपराध स्थल पर खून, बाल, त्वचा या अन्य जैविक पदार्थ पाए जाते हैं, तो उनसे डीएनए निकालकर विश्लेषण किया जाता है।
डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के माध्यम से संदिग्ध और पीड़ित की डीएनए की तुलना की जाती है, जिससे अपराधी की पहचान सुनिश्चित होती है। इस तकनीक से झूठे आरोपों से बचाव होता है और न्यायपालिका को सही फैसले लेने में मदद मिलती है। उदाहरण के लिए, हत्या, बलात्कार, चोरी जैसे मामलों में डीएनए साक्ष्य के रूप में निर्णायक साबित होता है। इसके अतिरिक्त यह तकनीक परिवार पुनर्मिलन, पिता की पहचान और जलीय शवों की पहचान में भी सहायक है। इस प्रकार डीएनए फिंगरप्रिंटिंग फोरेंसिक विज्ञान को सटीक, विश्वसनीय और प्रभावी बनाकर न्याय प्रक्रिया को मजबूत करती है। अगला प्रश्न 7. स्टेम शिक्षा क्या है? उल्लेख करें कि यह बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में छात्रों को भविष्य के कार्यबल के लिए तैयार करने के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में कैसे उपयोगी है। उत्तर 150 से 200 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। स्टेम शिक्षा का अर्थ है विज्ञान, साइंस, प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और गणित, मैथमेटिक्स पर आधारित शिक्षा। यह शिक्षा छात्रों को इन 4 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ज्ञान और कौशल विकसित करने पर केंद्रित होती है, जिससे वे समस्याओं को सुलझाने, नवाचार करने और तकनीकी चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनते हैं। बिहार जैसे राज्य में स्टेम शिक्षा का विकास छात्रों को भविष्य के कार्यबल के लिए तैयार करने में अत्यंत उपयोगी है। यह शिक्षा न केवल उन्हें तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्रों में करियर के लिए योग्य बनाती है, बल्कि उनकी तार्किक सोच, विश्लेषण क्षमता और रचनात्मकता को भी बढ़ावा देती है। बिहार के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्टेम शिक्षा के माध्यम से छात्रों को बेहतर रोजगार के अवसर मिल सकते हैं, जिससे राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। साथ ही यह शिक्षा उन्हें डिजिटल युग के लिए तैयार करती है, जहां तकनीकी दक्षता की मांग तेजी से बढ़ रही है। सरकार और विभिन्न संस्थान बिहार में स्टेम शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण, स्मार्ट क्लासरूम और ऑनलाइन कोर्स उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और समावेशी विकास संभव हो रहा है। इस प्रकार स्टेम शिक्षा बिहार के छात्रों को आधुनिक दुनिया के लिए सक्षम और आत्मनिर्भर बनाती है। अगला प्रश्न 7. व्याख्या कीजिए कि भारत में ड्रोन तकनीक किस प्रकार राष्ट्रीय सुरक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर मदद कर रही है। उपयुक्त उदाहरणों द्वारा इसकी पुष्टि कीजिए। उत्तर 150 से 200 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। भारत में ड्रोन तकनीक राष्ट्रीय सुरक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। ड्रोन, जो बिना पायलट के उड़ने वाले छोटे विमान होते हैं, सैन्य, सीमा निगरानी, आपदा प्रबंधन और खुफिया सूचना संग्रह जैसे कार्यों में प्रभावी साबित हो रहे हैं। सबसे पहले सैन्य क्षेत्र में ड्रोन दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखने और आक्रमण की योजना बनाने में मदद करते हैं। उदाहरण के तौर पर भारत-चीन सीमा पर ड्रोन से सीमावर्ती इलाकों की निगरानी की जाती है, जिससे सीमा पार गतिविधियों की तुरंत जानकारी मिलती है। दूसरी ओर आपदा प्रबंधन में भी ड्रोन बचाव कार्यों को सुगम बनाते हैं, जैसे बाढ़ या भूकंप के बाद प्रभावित क्षेत्रों का त्वरित सर्वेक्षण कर राहत सामग्री पहुंचाना आसान होता है। इसके अलावा ड्रोन का उपयोग सार्वजनिक सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी अभियानों में भी हो रहा है। जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में ड्रोन से खुफिया जानकारी इकट्ठा कर आतंकवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाया जाता है। इस प्रकार ड्रोन तकनीक ने भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूती दी है, जिससे सीमाओं की रक्षा, आपदा प्रबंधन और आंतरिक सुरक्षा में तेजी और प्रभावशीलता आई है। अगला प्रश्न 8. चर्चा करें कि कैसे चंद्रयान और मंगलयान जैसे महत्वपूर्ण मील के पत्थर ने विश्व स्तर पर भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के महत्व को बढ़ाया है। इसका भी उल्लेख करें कि ये अंतरिक्ष मिशन कृषि, आपदा प्रबंधन और शहरी नियोजन जैसे क्षेत्रों में कैसे सहायक हैं। उत्तर 400 से 500 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम ने पिछले कुछ दशकों में विश्व के मानचित्र पर अपनी एक खास पहचान बनाई है, जिसमें चंद्रयान और मंगलयान जैसे महत्वपूर्ण मिशनों का विशेष स्थान है। ये मिशन न केवल तकनीकी सफलता के प्रतीक हैं,
बल्कि भारत की वैज्ञानिक प्रगति और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी प्रतिष्ठा को भी मजबूत करते हैं। चंद्रयान और मंगलयान, भारत की अंतरिक्ष सफलता के मील के पत्थर। चंद्रयान 1, 2008, भारत का पहला चंद्र मिशन था, जिसने चंद्रमा की सतह का विस्तृत सर्वेक्षण किया और वहां पानी के अणु खोजे। इस मिशन ने भारत को उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल किया जो चंद्रमा की सतह पर वैज्ञानिक डेटा प्राप्त करने में सक्षम हैं। इसके बाद चंद्रयान 2, 2019, ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की खोज में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाए, हालांकि उसका लैंडर सफलतापूर्वक उतर नहीं पाया। मंगलयान, मंगल ग्रह ऑर्बिटर मिशन 2013, भारत का पहला मार्स मिशन था और यह अपनी लागत, तकनीक और सफलता के लिए विश्व प्रसिद्ध हुआ। यह मिशन मार्स की कक्षा में सफलतापूर्वक पहुंचने वाला एशिया का पहला प्रयास था, जिसने भारत की तकनीकी क्षमता को वैश्विक मंच पर स्थापित किया। विश्व स्तर पर भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का महत्व। इन मिशनों ने भारत को अंतरिक्ष तकनीक के क्षेत्र में एक सशक्त और किफायती विकल्प के रूप में स्थापित किया है। खास तौर पर मंगलयान ने कम लागत में उच्च तकनीक मिशन के लिए भारत को विश्व में अग्रणी बना दिया। इससे भारत को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, उपग्रह प्रक्षेपण सेवाओं और तकनीकी साझेदारियों के क्षेत्र में बढ़त मिली है। भारत की यह सफलता देश की वैज्ञानिक प्रतिभा और प्रौद्योगिकी विकास को प्रदर्शित करती है, जिससे विश्व में भारत की छवि एक उभरती हुई तकनीकी महाशक्ति के रूप में मजबूत हुई है। अंतरिक्ष मिशनों का कृषि, आपदा प्रबंधन और शहरी नियोजन में योगदान। कृषि क्षेत्र में चंद्रयान और मंगलयान द्वारा प्राप्त उपग्रह चित्र और डेटा भारत में फसलों की स्थिति, मिट्टी की नमी, जल स्रोतों और मौसम के पैटर्न का विश्लेषण करने में मदद करते हैं। इससे किसानों को सही समय पर कृषि निर्णय लेने में सहायता मिलती है, जैसे बीज बोने का समय, सिंचाई की आवश्यकता और फसल रोगों की पहचान। आपदा प्रबंधन में उपग्रहों द्वारा प्राप्त डेटा बाढ़, सूखा, भूकंप जैसे प्राकृतिक आपदाओं की पूर्व सूचना देने और प्रभावी राहत कार्यों के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उदाहरण के लिए, चंद्रयान और मंगलयान से मिली सटीक तस्वीरें आपदा प्रभावित क्षेत्रों का त्वरित सर्वेक्षण करती हैं, जिससे बचाव और पुनर्वास कार्य तेजी से संचालित हो पाते हैं। शहरी नियोजन में इन मिशनों से प्राप्त उपग्रह इमेजरी शहरी क्षेत्रों के विस्तार, आवासीय और औद्योगिक क्षेत्रों के नियोजन, सड़क निर्माण और पर्यावरण संरक्षण में उपयोग होती है। इससे स्मार्ट सिटी परियोजनाओं को विकसित करने में मदद मिलती है, जो सतत विकास और संसाधनों के बेहतर उपयोग को सुनिश्चित करती हैं। निष्कर्ष: चंद्रयान और मंगलयान जैसे अंतरिक्ष मिशनों ने भारत को विश्व के अंतरिक्ष मंच पर एक प्रभावशाली स्थान दिलाया है। ये मिशन तकनीकी सफलता के साथ साथ देश के विकास के विविध क्षेत्रों, कृषि, आपदा प्रबंधन और शहरी नियोजन में भी क्रांतिकारी बदलाव ला रहे हैं। इस प्रकार भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम न केवल विज्ञान की प्रगति का प्रतीक है, बल्कि सामाजिक आर्थिक विकास का भी आधार बन रहा है। अगला प्रश्न 8B, वाई-फाई से आप क्या समझते हैं? उल्लेख करें कि यह भारत में अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचे और उच्च शिक्षा के विकास में कैसे मदद करता है। उत्तर 400 से 500 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। वाई-फाई एक वायरलेस तकनीक है जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को इंटरनेट या स्थानीय नेटवर्क से जोड़ने की सुविधा प्रदान करती है। यह रेडियो तरंगों के माध्यम से डेटा ट्रांसमिशन करती है, जिससे बिना तार के इंटरनेट का उपयोग संभव होता है। वाई-फाई ने दुनिया भर में संचार और सूचना आदान प्रदान के तरीके को बदल दिया है और भारत में भी यह तकनीक आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। भारत में वाई-फाई का अर्थव्यवस्था में योगदान। भारत की अर्थव्यवस्था में वाई-फाई का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है। डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया जैसी सरकार की पहलें वाई-फाई के माध्यम से छोटे और मध्यम उद्यमों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ रही हैं। इससे व्यवसायों को अधिक ग्राहकों तक पहुंचने, व्यापारिक प्रक्रियाओं को स्वचालित करने और वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा करने में मदद मिलती है। उदाहरण के लिए, ई-कॉमर्स कंपनियों ने वाई-फाई के जरिए ग्रामीण और शहरी इलाकों में व्यापार के अवसर बढ़ाए हैं। इसके अलावा,
वाईफाई ने स्टार्टअप्स और तकनीकी उद्योगों को भी तेजी से बढ़ने का अवसर दिया है। इंटरनेट से जुड़ी सेवाओं जैसे डिजिटल भुगतान, क्लाउड कंप्यूटिंग और ऑनलाइन मार्केटिंग ने नई अर्थव्यवस्था को आकार दिया है, जिसमें वाईफाई की भूमिका अहम है। बुनियादी ढांचे के विकास में वाईफाई की भूमिका। बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में वाईफाई ने स्मार्ट सिटी परियोजनाओं को गति दी है। वाईफाई नेटवर्क से जुड़े सेंसर और उपकरण शहरों की ट्रैफिक मैनेजमेंट, सार्वजनिक सुरक्षा, जल प्रबंधन और ऊर्जा की बचत जैसे कार्यों को बेहतर बनाते हैं। भारत में कई शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक वाईफाई हॉटस्पॉट स्थापित किए गए हैं, जिससे डिजिटल डिवाइड कम हो रहा है और सूचना तक पहुंच आसान हो रही है। सड़क, रेल और हवाई अड्डों जैसे परिवहन बुनियादी ढांचे में भी वाईफाई सेवा उपलब्ध होने से यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलती है, जो आधुनिक और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का संकेत है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में वाईफाई का योगदान। शिक्षा के क्षेत्र में वाईफाई ने ज्ञान के स्रोतों को खोल दिया है। विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में वाईफाई की सुविधा से छात्र और शिक्षक ऑनलाइन रिसर्च, ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म और डिजिटल लाइब्रेरी का उपयोग कर सकते हैं। इससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हुआ है और छात्रों को विश्व स्तरीय शिक्षा संसाधन उपलब्ध हुए हैं। विशेषकर कोविड-19 महामारी के दौरान वाईफाई ने ऑनलाइन कक्षाओं को संभव बनाया, जिससे शैक्षिक गतिविधियां बाधित नहीं हुईं। दूरस्थ क्षेत्रों में भी वाईफाई के जरिए छात्रों को शिक्षण सामग्री तक पहुंच मिली, जो शिक्षा में समावेशन को बढ़ावा देता है। निष्कर्ष: वाईफाई तकनीक ने भारत में अर्थव्यवस्था को डिजिटलीकृत करने, स्मार्ट और आधुनिक बुनियादी ढांचे का विकास करने तथा उच्च शिक्षा को सुलभ और गुणवत्तापूर्ण बनाने में अहम भूमिका निभाई है। यह तकनीक न केवल डिजिटल इंडिया की रीढ़ है, बल्कि देश के सामाजिक आर्थिक विकास को नई दिशा देने वाली एक महत्वपूर्ण शक्ति भी है। भविष्य में वाईफाई की पहुंच और गुणवत्ता बढ़ने से भारत का विकास और भी तेजी से होगा।